क्वेश्चन है कि सेबों के मूल्य में कमी होने के कारण एक व्यक्ति ₹1.25 के बदला ₹1 में 3 सेब खरीद सकता है। सेबों के दाम कितना बढ़ा है ये पता करना है। पहले दाम थे 1.25, अब बढ़ के हो गया है, मतलब कि पहले 1.25 रुपये मिलता था, अब जो है ₹1 मिला है। टोटल कितना का अंतर आया था 0.25 का, कितने पे आया था 1.25 पे इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 20%। फिर से देखते हैं, सेबों के मूल्य में कमी होने के कारण पहले 1.25 में खरीदता था, उसके बदला ₹1 में 3 सेब खरीद सकता है। सेब का मूल्य के प्रतिशत की कमी पता करना है। पहले 1.25 में खरीदता था, अब ₹1 में खरीदता है, तो हो जाएगा परसेंटेज कितना का अंतर आया था 0.25। पहले कितना था 1.25 पे, 0.25 बाई 1.25 इंटू 100 करेंगे 20% आ जाएगा। एगो आदमी है अपने वेतन का 30% जो है भोजन पर खर्च किया है और 3% जो है दान दिया है, और दोनों मिला के जो है ₹231 खर्च किया है, यानी कि टोटल 33% जो है उसका वैल्यू हुआ है ₹231। वेतन यानी कि 100% निकालना है 700। एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% जो है भोजन पर खर्चा करता है, 25% मकान के किराए पर, 15% जो है मनोरंजन पर और 5% जो है ट्रांसपोर्ट पर आने जाने के लिए। इसके बाद ये प्रत्येक महीने के अंदर ₹1200 बचाता है। सबको ऐड करेंगे तो खर्च किया है 85%, बचाया है 15%, तो 15% का वैल्यू दिया हुआ है 1200, तो उसका जो 100% का वैल्यू निकालना है 8000 हो जाएगा। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा बचा हुआ का 70%, यानी 20% मकान के किराए पर बचा हुआ जो 80% है उसका 70% जो है घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह ₹3600 की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। देखिए यहाँ पे लिंकिंग वाला आ गया, मतलब जो बचा है उसमें तो टोटल इनकम मान लिया 100 होगा, तो 1 का 80/100, उसके पास बचा क्योंकि 20% तो रेंट दे दी, अब उसका 70/100 वो जो है खर्चा कर दिया, यानी उसका तो बचा कितना, तो उसका जो है 30/100 बचा, तो इसी का वैल्यू दिया हुआ है 3600। यहाँ से एक्स का टोटल इनकम निकालेंगे तो हो जाएगा 15000। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया और शेष का, यानी कि बचा हुआ, तो फिर देखिए शेष वाला आ गया तो एक्स मान के बनेगा, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10%, फिर शेष का 10% जो है उसने एक ट्रस्ट को दे दिया, और इस प्रकार उसके पास ₹10,080 बचे। उसकी आय क्या थी, मान लीजिए उसका आय जो हो गया 100 हो गया, 20% दे दिया अपने बड़े पुत्र को, तो उसके बाद बचा कितना 80/100। उसके बाद जो है 30% दे दिया छोटा वाला को, तो फिर बचा उसका 70/100। फिर 10% दे दिया एक ट्रस्ट को, तो बचा उसके बाद 90/100। यानी टोटल इसी का वैल्यू दिया हुआ है 10,080। यहाँ पे देख सकते हैं 80/100, फिर 70/100, फिर 90/100 का वैल्यू दिया हुआ है 10,080। एक्स का वैल्यू निकालेंगे 20,000 निकल जाए। चैताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद शेष धनराशि का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर और शेष धन का 50% परिवहन और स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद प्रति माह ₹1500 बचा लेती है। उसका मंथली इनकम निकालना है। देखिए 20% अपने मासिक 20% जो भोजन पर खर्च कर दी, उसके बाद जो बचा हुआ धनराशि है, माने 1 गुने 80/100 जो बचा, उसका 1/4 बच्चों की शिक्षा पर चला गया, और उसके बाद जो बचा उसका 50% जो है ट्रांसपोर्टेशन में चल गया और हेल्थ में। उसके बाद बचा ₹1500। तो इसको देखते हैं, 80/100 ये हम लोग का हो गया। फिर उसके बाद 1/4 खर्चा कर दी तो बची 3/4। फिर 50% टैक्स और हेल्थ उस पर स्वास्थ्य पर चला गया, बचा 50/100, तो उसका वैल्यू दिया हुआ 1500। एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5000। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया, मतलब कुछ है उसके पास, मान लिया उसके पास एक्स था, उसका 20% का एक वस्तु खरीदने में खर्च किया, और बचा हुआ देखिए शेष वाला गया, फिर एक्स बचा हुआ का 5% परिवहन पर ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद उसने ₹120 दान कर दिए, उसके बाद भी ₹120 दान कर दिया, उसके बाद भी उसके पास ₹1400 बचा हुआ है। देखिए एक्स मानेंगे, टोटल एक्स मानेंगे, उसके बाद बचा कितना 80/100। उसके बाद जो है फिर उसके बाद 5% जो परिवहन पर खर्चा किया, फिर उसके बाद बचा 95/100। उसके बाद ₹120 का दान भी किया, उसमें ₹120 और घटा दिए, तो उसके बाद उसके पास बचा है ₹1400। तो एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा ₹80। गौरव ने चिड़ियाघर के टिकट पर अपने धन का 10% खर्च किया, उसका धन और फिर बचा हुआ एक्स मानेंगे, बचे हुए धन का 40% भोजन पर। रास्ते में मिलने पर उसके चाचा उसे 1000 का 10% देते हैं, यानी कि ₹100 देते हैं, और कुल धन का 50% धन वह भोजन पर खर्च करता है। अब उसके पास ₹320 है। ज्ञात कीजिए प्रारंभ में कितना पैसा था। ये गौरव जो है चिड़ियाघर पर 10% खर्चा किया, तो उसके बाद बचा 90/100, और बचे हुए का 40% जो है भोजन पर खर्चा कर दिया, बचा 60/100। उसका चाचा उसको दिए ₹100। ये पूरा हो गया हम लोग का एक क्वेश्चन। अब पूरा जो धन है उसका 50% यानी 1/2 जो है भोजन पर खर्चा कर दिया, यानी 1/2 आधा खर्चा कर दिया, तो उसका आधा और बचा, उसी का वैल्यू दिया हुआ है ₹320। तो उसके बाद हम लोग का एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1000।
एक आदमी 6 वस्तुओं को क्रमशः 2, 4, 8, 16, 32, 64 में खरीदता है। 6 को चीज़ें उसको इतने रुपये में खरीदता है, यानी कि टोटल खर्चा इसको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा। वह कुल धन का 80% कपड़े खरीदने पर खर्च कर देता है। टोटल का 80% कपड़ा खरीदने पर खर्च कर देता है। यदि अब उसके पास 174 रुपये बचे हों तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। देखिए पहले x गुने 80/100, 80% खर्चा कर दिया कपड़ा पर। देखिए यहाँ पे शेष वाला नहीं है तो x नहीं मानेंगे। 80% कपड़ा पर खर्च कर दिया तो ये भी जो 6 गो वस्तु खरीदा है और 174 रुपये, दोनों को मिला के 20% होना चाहिए ना भाई। ये दोनों को मिला के इसको मिला के 20% होना चाहिए। 80% के तो कपड़े खरीद लिया है तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 126, इसको जोड़ेंगे तो 126, 174 मान लिया 300 हो गया। तो 300 का वैल्यू दिया हुआ है 20%, हमको निकालना कि नहीं 100% का वैल्यू तो हो जाएगा 1500 रुपया। यदि किसी रेक्टेंगल का लंबाई 25% बढ़ जाए और उसका चौड़ाई जो है 20% घट जाए तो अगर उसके एरिया में क्या चेंजिंग आएगा, तो इसको सिंपली फिर वैसे ही बनाएंगे। P हो गया बढ़ के 4 से 5, B हो घट के 5 से 4, काटाकुटी करेंगे 1:1 यानी कि अपरिवर्तित रह जाएगा। यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन यानी सिलेंडर के आधार यानी बेस का रेडियस तथा उसकी ऊंचाई दोनों में 20% का इंक्रीज किया जाए तो उसके वॉल्यूम में कितना वृद्धि होगा। यानी R भी बढ़ाना है और H भी बढ़ाना है, दोनों को 20%, तो वॉल्यूम में कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सिलेंडर का पाई R², ठीक है। तो R हम लोग का बढ़ा है 5 से 1, तो 5 से 6, लेकिन दोनों का R स्क्वायर में है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे। H बढ़ा है 5 से 6, तो काटाकुटी होगा नहीं, काटाकुटी क्यों से क्रॉस में होता है क्योंकि 125 से बढ़ के हो गया 216, तो उसके वॉल्यूम में जो इंक्रीज होगा 216 से 125 से 216 हुआ तो 91/125 गुने 100 72% का हो जाएगा। एक घनाभ यानी क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इनमें क्रमशः 100%, 200% और 200% की वृद्धि की है, यानी 1 से हो गया 2, ये 2 से हो गया 4, ये 3 से हो गया 6। यहाँ पे क्वेश्चन जो गलती थी यहाँ पे 300% देना चाहिए, 300% देगा तब यहाँ पे होगा 3 से बढ़कर 9। तो उसका बाद उसका हम लोग कटकुट करेंगे तो कटकुट क्या आएगा 1:18, यानी कि जो है उसका वॉल्यूम कितने गुना बढ़ा है, तो उसका वॉल्यूम जो है 17 गुना बढ़ा है। 18 गुना नहीं 17 गुना बढ़ा है। किसी ट्रायंगल के हाइट में 37.5% और उसके बेस में 45.45%। देखिए 9 के मल्टीपल में है तो उस जगह नीचे 11 कर दीजिए, ऊपर 9 से कितना 5 में, तो 5/11 हो गया। उसके बाद 37.5%, मतलब 12.5 का हम लोग देखे थे कि होता है 1/8। 12 होल 1/2 का देखे थे हम लोग होता है 1/8। तो उसके लगभग 3 के मल्टीपल में तो इसका हो जाएगा 3/8। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाले परसेंटेज वृद्धि का पता करना है, तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो कांस्टेंट वाला 1/2 हट गया। बी हो जाएगा 8 से 11, एच हो गया 11 से 16, तो 1:2 यानी कि 100% का वृद्धि हुआ है। एक त्रिभुज का बेस 66 2/3% से बढ़ जाता है। पता करना है कि त्रिभुज के ऊंचाई में कितने % की कमी की जाएगी, उसका क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहे। देखिए वहाँ पे फिर हम लोग देखे थे प्राइस कंजम्पशन वाला में अपरिवर्तित है, सीधे इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि इसका हम लोग करेंगे तो मल्टीपल में 11 के सिर्फ 2/3 होगा इसका। तो बेस इसका हो जाएगा 3 से बढ़ के 5 हुआ, तो हाइट जो है 5 से घट के 3 होगा, यानी कि 2/5 गुना 100 यानी 40% जो है उसको घटाना होगा। एक कोण का रेडियस और ऊंचाई में 60% और 25% की वृद्धि किया गया, यानी रेडियस को बढ़ाया गया 60% और उसके हाइट को बढ़ाया गया 25%। तो उस कोण के वॉल्यूम में कितना परसेंट से आएगा, तो कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस हो गया 5 स्क्वायर, 5 से 60% कितना हो जाएगा 6/10, यानी कि हो जाएगा 3/5, यानी 5 से बढ़ के हो गया 8, हाइट 4 से बढ़ के हो गया 5, सिंपली निकल जाएगा, हो जाएगा 220%। रेक्टेंगल की लंबाई में 40%, चौड़ाई में x% की वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल जो है 80% बढ़ जाता है, यानी तो वही चौड़ाई x% कितना बढ़ा है, ये 40% हो गया 2/5, क्षेत्रफल बढ़ा है 4 से 5, यानी कि यहाँ हो गया 5 से 7, ये 2/5 के चलते हो गया 5 से बढ़ के 7, ये हो गया हम लोग का 4/5 यानी 5 से बढ़ के 9, यानी कि 5a/7b इक्वल टू हो गया 5/9, a/b इक्वल टू हो गया 7/9, यानी कि 7 से बढ़ के हुआ है 9। तो इसका हो गया 2 का डिफरेंस, तो 2/7 गुना 100 करने पड़ेगा 28.56%। एक कोण के आधा बेस, रेडियस और हाइट में इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि उसका वॉल्यूम जो है 68% बढ़ जाता है, और यदि ऊंचाई में 16.66% की वृद्धि हुई हो तो रेडियस में कितना % इंक्रीज होगा। देखिए उसका आधार यानी बेस, रेडियस और हाइट, इसमें इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसका वॉल्यूम जो है 68% बढ़ जाता है। तो पहले सबसे पहले इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। वॉल्यूम जो है उसका बढ़ा है 68%, यानी कि और
25 से बढ़ के 68 बढ़ेंगे तोड़ेंगे 17/25 तो 25 से बढ़ के हो गया 42। और हाइट बढ़ा 16.66%, यानी कि 16 2/3। इसका देखे थे हम लोग शुरुआत में, इसका होता है 1/6, इसका होता है 1/6, यानी ये हाइट बढ़ के हुआ है 6 से 7। तो ए स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 6a² इक्वल बटे 7b² इक्वल टू 25/42। यहाँ से a² का वैल्यू आ जाएगा 25/36, a/b का वैल्यू आ जाएगा 5/6। तो 1/5 गुने 100 करेंगे तो आ जाएगा 20% हम लोगों का रेडियस में वृद्धि। किसी नगर की आबादी 5% पर ईयर बढ़ता है, 3 साल के अंत में उसकी आबादी क्या होगी जबकि शुरू की आबादी 8000 हो। नगर की आबादी 5% पर साल बढ़ता है, तो 8000 था, पर साल 5%, तो 105 गुने 100 105 गुने 100 105 गुने 100 कीजिएगा 9 2 6 का आ जाएगा। एक मशीन का दाम पर ईयर 20% कम होता जाता है। यदि मशीनरी 62,500 रुपये में खरीदी गई हो तो तीसरे साल के अंत में उसका मूल्य क्या होगा। मशीन का दाम पर साल 20% कम होता जा रहा है। खरीदाया है कितना में, 62,500 में। 3 साल बाद यानी 62,500 है तो पहला साल बाद उसका 80/100, फिर 80/100, फिर 80/100 कीजिएगा 32,000 निकल जाएगा। और किसी स्कूल की संख्या हर दूसरे वर्ष बढ़ती और घटती है, यानी एक साल बढ़ रहा है तो अगला साल घट रहा है, एक साल बढ़ रहा है तो अगला साल घट रहा है। और शुरुआत जो है 10% बढ़ने से हो रहा है, और उसके बाद घटने बढ़ने का तरीका एकदम जारी रह रहा है, उसका प्रतिशत समान रहता है घटने बढ़ने का। तो वर्ष 1996 की तुलना में स्कूल की वर्ष 2000 में कुल संख्या के विषय में निम्न से कौन सा कथन सही रूप से है। 1996 में 10% बढ़ा है, 1996 से 97 में बढ़ा है, 97 से 98 में घटा है, 98 से 99 में बढ़ा है, 99 से 2000 में घटा है। और कितना 10%, यानी 10 से हुआ है 11, फिर इसमें घटा है तो 10 से हो गया 9, फिर 10 से 11, फिर 10 से 9, तो इधर हो गया 10,000, इधर हो गया 9,801। टोटल डिफरेंस कितना होगा 199 का। 199/10,000 गुने 100 करेंगे आ जाएगा 1.99, यानी कि लगभग 2% घटा है, उसका जो है 2% घटा है। अपने फ़ायदा को बहुत अधिकतम करने के लिए एक थिएटर का मालिक टिकट के दाम को 20% घटा देता है, और इसके परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री में 40% की वृद्धि होती है। दाम घटाया 20%, बिक्री बढ़ गया 40%। यदि इन बदलाव के कारण वह जो है साप्ताहिक में 1,68,000 तक बढ़ा लेता है तो उसका सकल संग्रह साप्ताहिक कितने मूल्य तक बढ़ता है। देखिए प्राइस किया 20% घटाया था, 5 से किया है 4, टिकट के बिक्री बढ़ाया 40%, यानी 5 से बढ़ाया 7, तो गुना करेंगे तो 25 28, यानी टोटल 3 का डिफरेंस है। तो साप्ताहिक संग्रह मतलब ओवरऑल कलेक्शन बता रहा है 1,68,000। 1,68,000 जो 28 है उसका वैल्यू हो गया 1,68,000। हम लोग को निकालना क्या है, उसका सकल संग्रह मतलब नेट प्रॉफिट एक तरह साप्ताहिक में नेट प्रॉफिट बना। नेट प्रॉफिट यहाँ पर 3 का हुआ है, 3 का, तो 28 का वैल्यू दिया हुआ 1,68,000, तो 3 का वैल्यू निकालने के लिए 1,68,000 बगैर 28 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा 18,000। एक महिला श्रमिक का 1 घंटे का पारिश्रमिक जो है 12.5%, 1/8 हो गया, 12.5% आ गया, बढ़ाया जाता है। और साप्ताहिक कार्य घंटे में 8% की कमी कर दी जाती है। साप्ताहिक कार्य में जो है 8% का कमी हुआ है, 8% हो गया -2/25। यदि वह महिला श्रमिक पहले 50 घंटों के लिए प्रति सप्ताह 1,200 रुपये प्राप्त करती थी तो साप्ताहिक मजदूरी में होने वाला प्रतिशत बदलाव को पता करना है। 1 घंटे का पारिश्रमिक 12.5% बढ़ा है, यानी कि पहले 8 रुपये मिलता था, तब हो गया 9 रुपये पर आवर। उसके बाद साप्ताहिक कार्य घंटे में 8% की कमी, 8% होता है -2/25, तो 25 काम करना था पर आवर था पहले, अब 23 हो गया है, तो ये हो गया 260, ये हो गया 207। सॉरी यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 207 है। तो आप पता करना है कि देखिए इसका उतना यूज नहीं है, 50 घंटों के लिए प्रति सप्ताह 1,200 रुपये दिया जाता था, अब उसका कितना बढ़ा है देखिए। तो पहले 200 था, 207 हो गया था, टोटल डिफरेंस 7 का है, 7/200 गुने 100 करेंगे तो हो जाएगा 3.5%, अब उसका मजदूरी बढ़ गया है। किसी नगर की जनसंख्या 12,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% वार्षिक वृद्धि होती है और लेडीज़ की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12,800 हो जाती है। नगर में पुरुषों की संख्या पता करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है, 12,000 से जनसंख्या बढ़ के हो गया 12,800, तो परसेंटेज चेंज पहले निकालेंगे। तो 12,000 से 12,800 हुआ था, 800/12,000 गुने 100 करेंगे तो 20/3% जो है पॉपुलेशन में चेंज आया है, परसेंटेज इतना बढ़ा है 20/3%। इसको मिक्सचर एलिगेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। मेल जो है 6% है, फीमेल जो है कितना है 8% है, मतलब मेल के 6% पॉपुलेशन बढ़ा है, फीमेल का 8% बढ़ा है, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 24। तो 20-24 में अंतर कितना 4 का, 20 और 18 में अंतर कितना का 2 का। तो इस नगर में मेल का पॉपुलेशन पता करना है। तो जो 4:2 है इसको लिखे हम लोग 2:1 भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद मेल का पॉपुलेशन, मेल है यहाँ पे कौन है
तो मेल है हम लोग का 2, ये 2 वाला जो है मेल है, और टोटल जो है 3 है। टोटल जो 12,000 का पॉपुलेशन दिया हुआ था, टोटल 3 हो गया, तो 12,000/3 हो गया, 3 हो गया पूरा का। मेल निकालेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, यानी 12,000/3 गुना 2 करेंगे तो 8,000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। 12,000 पॉपुलेशन था, बढ़ के हो गया 12,800। मेल बढ़ा है 6%, फीमेल बढ़ी है 8%। ठीक है, तो पुरुष की जनसंख्या निकालना है, तो हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। 12,000 से जो 12,800 हुआ है वो 20/3% का इंक्रीज हुआ है। अब मेल हुआ है 6, वीमेन हुई है 8, तो 20/3 को फ्रैक्शन से हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में हो जाएगा 18, 24, ये हो जाएगा 4/2। तो 4/2 को जो है 2/1 लिख सकते हैं, 2:1 हो गया। ये 3 जो हो गया, ये पूरा पॉपुलेशन हो गया, 12,000 हो गया, 3 का हो गया पूरा का। और सिर्फ 2 का निकालने के लिए, सिर्फ मेल निकालने के लिए 12,000/3 गुने 2 लगाएंगे तो 8,000 हो जाएगा। अफनान अपनी आमदनी का 10% बचाता है, लेकिन 2 साल बाद जब उसकी आमदनी 20% बढ़ रही तो उतना ही बचा सका जितना कि पहले बचा था। उसका खर्च कितने % बढ़ा? देखिए, तो इसका आता है आय, बचत, खर्च, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। पहले इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। पहले उसका जब आय जो था 100 रुपया था, तो बचाता था कितना? 10 रुपया, खर्चा करता था 90 रुपया। अब उसका आय जो है वो बढ़ के हो गया 120 रुपया, आमदनी 20% बढ़ा था, आय बढ़ के हो गया 120 रुपया। बचत जो है 10 का 10 ही रह गया, तो खर्च कितना करता है? 110 रुपया करता है। तो खर्च बढ़ा कितना है? तो 90 से बढ़ के हो गया 110, यानी 20 बढ़ा है। 20/90 गुना 100 करेंगे, आ जाएगा 22 होल 2/9%। एक आदमी 85 से 50 रुपये की अपनी आय में 57 रुपये खर्च करता है। अगर उसकी आय का खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत में कितने % की बढ़ोतरी हुई? इनकम बढ़ा है 19% और उसका खर्च बढ़ा है 13%। पहले उसका इनकम था 85 से 50 और खर्च था 5700 रुपया। तो जो 85 से 50 और 57 का 100 का रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 3:2। या फिर मान लिया बचत को मान लेते हैं X%। ठीक है, तो हम लोग आय कितना है? आय है 85 से 50, खर्च हो गया 5700, दोनों का रेशियो 3:2। तो आय हम लोग का कितना % बढ़ा है? आय बना 19%, खर्चा बना 13%। तो आय हो गया हम लोग का 19 या 57, खर्चा हो गया 13 26। तो आय जो है वो खर्चा और बचत दोनों मिलाकर ही ना होता है। तो यहाँ पे खर्चा तो हम लोग का मिल गया 26, आय सेविंग है 57, तो हम लोग का सेविंग करा। इनकम जो है हम लोग का 57 है, ठीक है, और खर्चा हो गया हम लोग का 26। तो सेविंग हम लोग का कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो 31, हम लोग एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 31। तो जो हम लोग का सेविंग जो बढ़ेगा वो हो जाएगा 31%। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल है 68,000 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो बड़े सिंपल तरीका है इसका कि टोटल सेल्स मान लिए x है, तो x का 9% यानी x गुने 9/100 उसको कमीशन मिला, और 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पर x माइनस 20,000 पर 1% का बोनस मिलता है। तो भाई x गुने 9/100 हो गया, 9% का कमीशन। उसके बाद 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पे हो गया, x माइनस 20,000 गुने 1/100 हो गया, तो हो गया 6800। तो ये दोनों को मिलाकर इसका 6800, x का वैल्यू निकाल लेंगे, निकल जाएगा 70,000। या फिर इसको बनाने का एक और तरीका है, सिंपल सा तरीका। 20,000 तक उसको 9% है, अब 20,000 से ज़्यादा होने पर उसका 1% और है, तो 20,000 से ज़्यादा होने पर हो गया 10%। तो यहाँ पे इसको इसमें शामिल होने के लिए इसका 1% और बढ़ना होगा, यानी 200 और बढ़ना होगा। तो 6800 में जो है 200 हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7,000। तो 10% का वैल्यू है 7,000, तो 100% का हो गया 70,000। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, मतलब पहले उसका 9% कमीशन मिलता है, 20,000 ज़्यादा बिक्री पर 1%। तो ऐसे निकालने के लिए पहले 9% कमीशन, फिर x माइनस 20,000 गुने 1/100 करेंगे तो हो जाएगा 6800। लेकिन इसका एक ट्रिक है कि 20,000 तक ले 9% है, तो 20,000 से ज़्यादा जाने पर 9% से 1%, तो इसमें आने के लिए इसको 1% बढ़ना होगा, तो 200 बढ़ा, तो 6800 में 200 जोड़ेंगे होंगे 7,000, तो 10% का 7,000, तो 100% का 70,000। एक बेचने वाले को 15,000 रुपये की बिक्री तक 12% कमीशन मिलता है। 15,000 तक की बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और इससे ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है। सेम वही क्वेश्चन है, 15% तक 12% पर उसके ऊपर 1% बढ़ जाता है, तो इसका 1% हो जाएगा 150 रुपया। 76 से 50 में जोड़ देंगे 150 हो जाएगा 7800, 13% का वैल्यू हो गया 7800, तो 100% का हो जाएगा 60,000। एक कंपनी को अपनी विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। यदि वह विक्रेता को निर्धारित 4,000 रुपये देती है और 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 3% कमीशन देती है, तो विक्रेता को 700 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ज्ञात करो उसने कुल कितने बिक्री की है। देखिए टोटल सेल्स यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टिक वाला से नहीं बनेगा, थोड़ा ज़्यादा डाटा आ गया इसमें। तो कुल बिक्री का 9% कमीशन देता है, यानी x गुने 9/100 हो गया, टोटल सेल्स x बनेंगे। तो यदि वह विक्रेता को निर्धारित 4,000 रुपये देता है तो उसमें से 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 30% कमीशन देता है और विक्रेता को 700 रुपये ज़्यादा मिलते हैं।
तो एक्स पर जो 9% कमीशन था, एक्स गुने 9/100, उसमें 700 जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? तो 4000 प्लस एक्स माइनस 10,000 गुने 3/100। एक्स पर 9% कमीशन और 700 रुपये ज़्यादा मिलता है। 700 रुपये ज़्यादा इस वाले कंडीशन में मिलता है। जो निर्धारित 4000 रुपये देती है और 10,000, देखिए इस वाले कंडीशन में मैंने फिक्स 4000 दे रहा है और 10,000 से ज़्यादा बिक्री करने पर 3% कमीशन दे रहा है। यहाँ पे फिक्स है कि 9% तुमको मिल रहा है। तो इस वाले कंडीशन में जो है 7 से ज़्यादा फायदा हो रहा था। एक्स गुने 9% वाले में 700 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इसमें 4000 रुपये मिल रहा है और 10,000 से ज़्यादा बिक्री पर 3% कमीशन मिल रहा है। तो ये वाला एक्स गुने 9/100 प्लस 700, या 4000 प्लस एक्स माइनस 10,000 गुने 3/100, ऐसे एक्स का वैल्यू हो जाएगा 50,000। फिर है कि एक कंपनी जो है 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देता है और 10,000 से ऊपर पर 4% कमीशन देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपये जमा करवाता है तो कुल बिक्री पता करना है। यानी यहाँ पे जो है अपना कमीशन पहले ही काट ले रहा है। देखिए, तो पहले 10,000 तक था, उसको 5%, 10 से ज़्यादा जाने पर हो गया उसका 4%, ठीक है। यानी 1% यहाँ पे कम हुआ है। तो कंपनी में दे रहा है 31,100, तो कंपनी में यहाँ पे 4% 96% ना दे रहा है। एक जो 31,100 दे रहा है इसे 96% दे रहा है, क्योंकि 4% पैसा कमीशन रख ले रहा है अपना 4%। तो 31,100 में इसको 1% कम होना है तो इसमें 100 रुपये जोड़ देंगे पहले, तो हो जाएगा 31,200। तो 96% का वैल्यू हो गया 31,200, तो 100% का हो जाएगा 32,500। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि कंपनी में जो 31,100 जमा किया था, यहाँ पे हम लोग का तो कमीशन 5% से 4% हुआ था। यहाँ पे 100 ऐड क्यों किए हैं? क्योंकि जब आदमी का कमीशन घटा है तो कंपनी का जो है जमा करने वाला रुपये वो बढ़ेगा ना। आदमी का कमीशन घट गया, 5 से 4 हो गया, तो कंपनी में जो रुपये जमा हुआ है उसका बढ़ेगा। तो 31,100 हो गया 31,200 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इसका उल्टा है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% देता है 20,000 तक। अब 20,000 से ऊपर जैसे ही बिक्री कीजिएगा तो 1% का बोनस देती है। यानी पहले 9% देता था, 20,000 के ऊपर के बिक्री पे 1% का बोनस यानी 10% देगा। तो 20,000 तक दिया 9%, 20,000 के ऊपर दिया 10%। अगर सेल्समैन अपने कमीशन काटने के बाद कंपनी में कितना जमा किया? 63,200 रुपया। तो यहाँ पे उसका कमीशन बढ़ा है, तो 9 से 10 में आने के लिए जो इसका 1% है उसमें से घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि कमीशन बढ़ा है तो कंपनी में रुपया कम जमा करेगा। तो ये हो गया 63,000। तो हम लोग का कमीशन है फाइनली 10% है, 90% का वैल्यू है 63,000, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 70,000। किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का रेशियो है 4:1। यदि लड़कों का 75% को होता था, लड़कियों की 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है क्या है? तो लड़का लड़की का रेशियो है 4:1। इसमें से 25% को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। 75% को मिलता है, 25% को नहीं मिलता है। इसका 25% हो गया 1.3, भले 1 हो गया, इसका 25% जो 1 हो गया। इसका 30% को नहीं मिलता है, इसका 25% हो गया 0.3। या टोटल 1.3 को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। कितने में से? 5 में से। तो 1.3 बाई 5 इंटू 100 करेंगे, 1.3 बाई 5 इंटू 100, तो हम लोग का हो जाएगा हम लोगों का 26%। एक बगीचा में 60% पेड़ नारियल के है, इसमें नारियल के पेड़ों की संख्या 25% आम के पेड़ है। माने कि इसमें नारियल का है उसकी संख्या है 25% जो है आम का पेड़ है। आम के पेड़ की संख्या के 20% जो है सेब का पेड़ है। देखिए उसका आ रहा है, यहाँ पे एक्स मानने वाला आ जाएगा। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या मान ली एक्स है। टोटल का एक्स का 60%, 60/100 हो गया नारियल का पेड़। उसके बाद उसका 25% जो है आम का पेड़ है और उसका 20% जो है सेब का है। उसका वैल्यू दिया 1500, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 50,000। ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है और बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, ए का मासिक वेतन कितना है? 6 लाख हुआ यानी कि 50,000 का मंथली हुआ। यहाँ मासिक और वार्षिक का खेला है। ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। यानी ए का 25% जो है वो बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है और बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। तो सी का वेतन 6 लाख रुपया था, 50,000 का मंथली हुआ और इसका 40% कितना हो जाएगा? 20,000। तो 20,000 का जो है 80%, 20,000 जो हो गया मंथली हो गया, तो उसको सालाना बनाने के लिए उसमें 12 से गुना करेंगे। तो ए के वार्षिक वेतन का 25%
बी के वार्षिक वेतन था, बी का मासिक आएगा 20,000, वार्षिक बनाने के लिए 12 से गुना हुआ, उसका 80% दोनों बराबर है। तो ए का मासिक निकलना है, तो ये हमको निकल रहा है वार्षिक, ठीक है, ये हमको निकल रहा है वार्षिक। अब इसको मंथली बनाने के लिए फिर हमको इसमें टोटल सॉल्व करके उसमें 12 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 64,000 रुपया ए का हो जाएगा। 3 गो आदमी है ए बी सी, उनके सैलरी का सम है 72,000 रुपये, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। और यदि उन तीनों के बचत का रेशियो 8, 9, 20 तो ए का वेतन कितना है, यानी कि जो बचत है वो कितना है, ए का 20/100 है, बी का जो बचत है वो 15/100 है, क्योंकि यहाँ पे 85 तो खर्चे कर दे रहा है, सी जो है 75 खर्चा कर दे रहा है, सी का जो है 25/100 है, तो वही रेशियो जो है 8:9:20, यहाँ से हो जाएगा 40, 60, 80। तो इनकम का रेशियो हो जाएगा 2:3:4, इनकम का हो गया 2:3:4। तो हम लोग का सबका मिला के दिया हुआ है 72,000, तो सिर्फ ए का निकलने के लिए 72,000/9 × 2 करेंगे तो हो जाएगा ए का। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। 3 गो आदमी ए बी सी मिल के कमाता है 72,000 रुपया, देखिए मैं खर्चा कर देता है 80, 85 और 75% खर्चा करता है, यानी बचा 20%, 15% और 25%। तो वही बचत का रेशियो है 8, 9, 20। तो देखिए ए का 20% बच रहा था, 20%, बट ए का 20/100 हो गया 8, बी का 15/100 हो गया 9। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा तो ए का आ जाएगा 40, बी का 60 और सी का 80। तो ये उसका आय का इनकम का निकल गया ना, उसका इनकम निकल गया। तो 2:3:4 जो निकला ये उसका इनकम निकल गया। तो इसी यही जोड़ के ना 72,000, तो 72,000/9 कीजिए, ये का निकालने के लिए 2 से गुना कीजिए, आपका निकल जाएगा 16,000 रुपया। 2 गो नंबर है ए और बी, ऐसा है कि ए का 5% और बी के 4% का सम जो है ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 भाग है, यानी ए का 5% प्लस बी का 4% दोनों का योग ए के 6% और प्लस बी के 8% के 2/3 के बराबर है। ए बटे बी हो जाएगा 4:3। दो संख्याओं का सम 520 है। यदि उन्हें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। तदनुसार छोटी संख्या कौन सी है, यानी ए को 4% कम किया तो ए हो गया 96%, बी को 12% बढ़ाया गया तो बी हो गया 112%। तो ए बाई बी का रेशियो आ जाएगा 7/6। तो यही 13 का वैल्यू दिया हुआ है 520, तो छोटा वाला हो जाएगा 6 का निकल जाएगा हम लोग का 520/13 × 6 करने पर 240। तो दो पॉजिटिव संख्याओं का सम उनके वर्गों के योग का 20% है। मान लीजिए 2 को ए और बी होगा तो उनका सम जो है उनके स्क्वायर के सम का, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 20% होगा। यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 20% है, और उनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 25% है, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस वाले में 20% है और माइनस वाले में 25% है। तो इसको सॉल्व करने पे होएगा एक्स प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2/9, वो इसका वैल्यू निकल जाएगा 2/9। 6 लीटर के घोल में 4% चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। भाप बनकर क्या उड़ा है, पानी, चीनी वैसा ही कि वैसा ही है। 6 लीटर के घोल में 4% चीनी है, 1 लीटर पानी उड़ गया, नहीं पहले 6 लीटर था अब बचा है 5 लीटर। चीनी जो है 4%, तो शेष घोल में चीनी का परसेंट यानी परसेंटेज यहाँ पे बढ़ जाएगा थोड़ा। 6 में था 4%, यानी 6 में था 0.24, 5 लीटर में चीनी हो जाएगा 0.24/5 × 100 हो जाएगा 445%, क्योंकि भाप पड़ के सिर्फ पानी उड़ा है चीनी। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो इसका 40% हो जाएगा 120 ग्राम जो है चीनी है, और इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाया जाए कि नए घोल में 50% हो जाए। तो 120 ग्राम में और कितना मिलाया जाए कि जो है 50% हो जाए, यानी कि नीचे वाला 120 ही हो गया, तो ये इसमें से 180 बचा, तो दोनों 50-50% होगा तब है ना, तो 180 नीचे भी होना चाहिए। एक्स में एक्स कितना जोड़ेंगे 50% या 50% हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 60, यहाँ से हो जाएगा 60। नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है और 20 लीटर पानी भाप हो जाता है। नमक और पानी के एक घोल में 5% जो है नमक है, और अगर 20 लीटर पानी जब भाप हो जाता है तो नमक जो है 15% बन जाता है। देखिए फिर से देखते हैं, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है तो 95% जो है पानी है, और 20 लीटर पानी भाप बन के निकल जाता है, नमक का जो हो गया 15% हो गया। तो पहले 5% नमक था और 20 लीटर पानी था, बाद में क्या होता है कि पहले 5% नमक था और उसमें से 20 लीटर पानी भाप बन जाता है तो 15% नमक हो जाता है। तो पहले मान लीजिए कि था 5:95, तो उसको काट कूट करेंगे तो हो जाएगा 1:19, 1:19 हो जाएगा।
उसके बाद क्या हुआ है कि 20 लीटर पानी भाप बनने के बाद हो गया 15:85, तो उसको काट उट करेंगे तो 3:17 हो जाएगा। लेकिन नमक तो उतना है का उतना ही रहना चाहिए, सिर्फ पानी है ना भाप बना है, तो नमक को उतना ही रखने के क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा, ये तो उतना ही रहेगा। तो इसमें इस दोनों में डिफरेंस कितना का हो गया, 57 में से 17 का डिफरेंस 40 का हो गया। लेकिन यहाँ पे उस 40 का वैल्यू दिया हुआ है कि 20 लीटर भाप बना है, तो प्रारंभिक घोल हो जाएगा हम लोग का 57 3 60, पर हम लोग का प्रारंभिक घोल निकालना है, 57 3 60 हुआ, तो 60 का वैल्यू निकालना है। तो 40 का वैल्यू जब 20 लीटर है तो 60 का वैल्यू हो जाएगा 20 लीटर बटे 40 गुने 60, यानी कि 30 लीटर हो जाएगा प्रारंभिक घोल। एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है। गुद्दा उतना ही का उतना ही है, पानी जो है उड़ गया और इसका वजन जो है 50 किलोग्राम रह जाता है। प्रारंभिक वजन पता करना है। शुरुआत में जो गुद्दा था वो 10% था, 90% पानी था, बाद में जो गुद्दा है वो 88% है। तो गुद्दा तो उतना ही का उतना ही रह गया था। शुरुआत का मान लीजिए x, मान लीजिए x का 10% जो है, बाद का जो है 88% के बराबर है, बाद का 88% के बराबर है, तो हमसे शुरुआत का वजन पता चल जाएगा 440 kg। करें 2 को नंबर जो है उसका रेशियो 2:3 का है। छोटी संख्या का 20% को 20 में जमा करने पर जो प्राप्त होता है वह बड़ी संख्या के 10% को 25 में होने के बराबर होता है। इसको ऑप्शन मेथड यूज़ करेंगे। मान लीजिए 100, मान लीजिए हम छोटा वाला संख्या को जो है 100 माने हैं, तो 100 और इसको 3 के रेशियो में करने के लिए 150 करेंगे। इसका 20% और 20, इसका 10% 15 हो जाएगा और 25 दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या है 45% आदमी, 25% जो है औरतें शादीशुदा हैं। यह मानते हुए कि किसी भी आदमी और औरत ने एक से ज़्यादा शादी नहीं किया, जनसंख्या का कुल कितने % लोग शादीशुदा है पता करना है। टोटल 100 को है, तो मेल हो गया x, तो महिला हो गई 100 - x। तो मेल जो है 45% शादी होता है, 45x बटे 100, और महिला जो 100 - x, यानी 100 - x में से 25% शादी है, तो 100 - x 25 बटे 100। ये शादी तो यही महिला पुरुष के आपस में है ना, तो यही निकालने के लिए 45x बटे 100, 100 - x गुने 25 बटे 100 हो जाएगा 32 होल 1/7%। नेक्स्ट, एक गाँव की कुल जनसंख्या 5000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% और स्त्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 5600 हो जाएगा। तो गाँव में पुरुषों की संख्या क्या है, तो मान लीजिए x बढ़ा है 10, मान लीजिए x जो है मेल हो गया, तो मेल बढ़ा है 10%, फीमेल बढ़ी है 15%, तो इसका वैल्यू हो गया 600। ठीक है, तो मेल x माने तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, 3000 आ जाएगा मेल के नंबर। परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट।